बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिशारत राजा, शहर इक़दार से एक और वी लाख के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, आज 8 मई बरोज़ जमरात, ज़िंदगी का कोई भी शोबा हो, कोई भी मैदान हो, कामयाबी उसी के कदम चूमती है जो फ्रंट से लीड करता है। वो मैदान हरब हो या सियासत का मैदान हो, वो खेल का मैदान हो या तिब का मैदान हो, जो फ्रंट से लीड करता है कामयाबी और कामरानी उसी के कदम चूमती है। 2019 की अगर बात करें, ज़्यादा बहुत पीछे ना जाए, 2019 में इमरान खान ने फ्रंट से लीड किया था। इमरान खान को जो कामयाबी मिली थी, जो जीत मिली थी, ये इमरान खान की जीत नहीं थी, ये पाकिस्तान की जीत थी। इसमें इमरान खान ने पाकिस्तानी कौम का सर फख्र से बुलंद किया था। इमरान खान के जीन्स में जो चीज़ पाई जाती है वो यही पाई जाती है, वो हमेशा फ्रंट से लीड करते हैं। जारे मिजाज है इमरान खान साहब। क्रिकेट के मैदानों से लेकर सियासत के मैदान तक, हर्ब के मैदानों से लेकर जेल में जाने तक वो हमेशा फ्रंट से लीड करते रहे। इमरान खान जेल में गए तो वहाँ पर भी उन्होंने इस्तकामत दिखाई है। 2019 में भी इमरान खान ने इस्तकामत दिखाई और फ्रंट से लीड किया कौम को। और इस तरह फिर जो 27 फरवरी 2019 का पाकिस्तान की तारीख का एक रोशन तरीन दिन है, जब पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के एक त्यारे को मार गिराया और सबूत के साथ उसके पायलट को पकड़कर दुनिया के सामने पेश किया कि हाँ, हमने हिंदुस्तान के त्यारे को मार गिराया था। वो दिन पाकिस्तान की तारीख का रोशन तरीन दिन। उस जीत को इमरान खान ने पाकिस्तान की जीत का नाम दिया है। इस पर बात करेंगे नाज़रीन। दूसरी तरफ अगर हम देखें आज मौजूदा सिचुएशन में 6 साल के बाद, तो शहबाज शरीफ साहब की बुज़दिली मेराज को पहुंची हुई है। शहबाज शरीफ साहब की बुज़दिली नंगी होकर सामने आ गई है। शहबाज एंड कंपनी, उसकी काबीना, उसकी कैबिनेट की जो बुज़दिली थी, वो उसकी बुज़दिली की 20 चौराहे हांडियाँ फूट चुकी है। शहबाज शरीफ ने वो काम किया है जिससे न सिर्फ शहबाज शरीफ को बल्कि उसकी कैबिनेट के लोगों को भी शट अप कॉल मिली है। और ये शट अप कॉल स्टैब्लिशमेंट की तरफ से मिली है। मैं नाम बताऊंगा स्टैब्लिशमेंट के उन जर्नलों का जिन्होंने शहबाज शरीफ साहब को, ख्वाजा आसिफ साहब को, राणा सनाउल्लाह को शट अप कॉल दी है। किस तरह शट अप कॉल दी, इस पर बात करेंगे। 2019 में चीफ ने भी दौड़ लगाई थी, इस पर बात करेंगे कि हुआ क्या था, असल में मामला क्या हुआ था। मैं बात यहाँ से शुरू करता हूँ कि कामयाबी और कामरानी की तरफ से, कि हमेशा फ्रंट से लीड करने वाला कामयाब और कामरान ठहरता है। नाज़रीन, आपको पता है 2019 में पुलवामा के बाद, जब पुलवामा हुआ तो उसके बाद हिंदुस्तान ने जारियत दिखाई। इसी तरह का, जिस तरह अभी आज 6 साल के बाद जो कुछ इस वक्त सिचुएशन है, टेंस सिचुएशन है पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में, इससे भी ज़्यादा टेंस सिचुएशन थी। हिंदुस्तान रात के अंधेरे में आया, उसने बालाकोट के मुकाम पर पे लोड गिराए। वहाँ पर दरख्तों को नुकसान पहुँचा, चंद दरख्त गिरे और एक कौवे ने अपनी जान से वो हाथ धो बैठा। उसके बाद पाकिस्तान पर शदीद दबाव आया, पाकिस्तान की आवाम का इमरान खान साहब पर शदीद दबाव आया। उस वक्त चीफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा थे और DGISI मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसम मनीर थे। उस वक्त DGISI, उस वक्त पाकिस्तान की कौम की तरफ से, पाकिस्तानियों की तरफ से हुकूमत वक्त पर इतना शदीद दबाव आया कि हिंदुस्तान ने वर्किंग बाउंड्री की, जिसे बैन अवी सरहद कहते हैं, उसकी खिलाफ वर्जी की है। पाकिस्तान उसका बदला ले। और फिर एक वक्त ऐसा आया कि जब अभिनंदन को हमने पकड़ा, वो जहाज़ गिराया और कौम के सामने अभिनंदन को पेश किया कि जी, हमने ये जहाज़ गिराया। और जहाज़ गिराया गया था कृष्णा घाटी सेक्टर पर। उस पर अंसार अब्बासी साहब ने एक स्टोरी की है, पहले वो मैं आपके सामने रखता हूँ कि वो स्टोरी क्या की है। उन्होंने इमरान खान साहब की उन्होंने तारीफ़ की है, तौसीफ़ की है। उन्होंने कहा है कि ये जीत इमरान खान की जीत नहीं थी, ये पाकिस्तान की जीत है। नाज़रीन, ये बात 2019 में बालाकोट पर हमला, जिसके नतीजे में वहाँ कुछ दरख्त उखड़ने के साथ साथ एक कौवा भी मारा गया, जिस तरह मैंने बात की अपने इंट्रो में भी आपको बताया है। पाकिस्तान ने जो किया उसमें से कुछ तो दुनिया ने देखा, लेकिन कुछ ऐसा भी था जिसके बारे में इंफॉर्मेशन आवाम को नहीं मिली थी, मालूमात आवाम को नहीं मिली थी, मालूमात उसकी आम नहीं हुई थी, पब्लिकली कोई चीज़ नहीं हुई थी। वो पब्लिकली वो चीज़ क्या थी जो पब्लिकली नहीं हुई थी और जिसका आज 6 साल के बाद अंसार अब्बासी साहब ने उसका जिक्र किया, तज़किरा किया है। वो लिखते हैं कि हमारे दरख्त और एक कौवा मारने के बदले में भारत की 2 जंगी त्यारे मार गिराए गए और एक पायलट को गिरफ्तार किया गया। आपको पता है, अभिनंदन को हमने चाय पिलाई थी।
जिसे कब चाय पिलाकर भारत के हवाले कर दिया गया। पाकिस्तान के जवाबी हमले से कंफ्यूज्ड भारतीय फौज ने उस दौरान अपना ही एक हेलीकॉप्टर भी मार गिराया था। ये शर्मिंदगी तो भारत और उसकी फौज को दुनिया भर के सामने देखनी पड़ी, लेकिन पाकिस्तान के जवाबी हमला में पाकिस्तान फौज की जानिब से जो पैगाम भारतीय फौज के सरबराह को दिया गया वो उसे शायद कभी नहीं भूल सकते। उस वक्त जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे हिंदुस्तान के, वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वो थे जो त्यारा हादसा में मारे गए थे, जो जिनका त्यारा क्रैश हुआ था, हेलीकॉप्टर जिनका क्रैश हुआ था, उनके साथ 2-3 और फौजी अफसर भी मारे गए थे। बप्पड़ रावत वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे उस वक्त जब ये हुआ। पाकिस्तान ने भारतीय जंगी त्यारे गिराने के साथ मकबूजा कश्मीर में मौजूद भारतीय फौज के 5 टारगेट्स को भी निशाना बनाया, जिसका मकसद किसी जानी नुकसान की बजाय भारत और उसकी फौज को सिर्फ ये पैगाम देना था कि फौज पाकिस्तान उनको कितने बड़े बड़े सरप्राइज दे सकती है। 2019 में पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए कृष्णा घाटी सेक्टर में एक ऐसे हदफ को निशाना बनाया जो भारतीय फौज के ब्रिगेड हेडक्वार्टर से सिर्फ 500 मीटर दूर था। अहम तरीन बात यह है कि इस हेडक्वार्टर में कोई और नहीं बल्कि भारतीय आर्मी चीफ खुद मौजूद थे और वो इस ऑपरेशन की निगरानी कर रहे थे। इस हमले के बाद भारतीय आर्मी चीफ ब्रिगेड हेडक्वार्टर से फौरी रवाना हो गए और उन्होंने दौड़ लगा दी। वो वहां से भागे, सरपट भागे थे भारतीय आर्मी चीफ। और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी और पाकिस्तान की आर्मी, जो पाकिस्तान की आर्मी है ISI, उन्होंने हिंदुस्तान को यह मैसेज दिया था कि हमने जिस जगह को टारगेट किया है, मैं टारगेट करने से कबल ये बात बताई थी कि हम इस जगह को टारगेट करने वाले हैं, यहाँ पर आपके चीफ आर्मी स्टाफ भी बैठे हुए, लेकिन हम उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और फिर उसको लाक करके उस जगह को टारगेट किया गया था और हिंदुस्तान का चीफ आर्मी स्टाफ वहां से भागे थे। ये सब किस वजह से हुआ? इसके पीछे कौन सी शख्सियत थी? इसके पीछे इमरान खान की शख्सियत थी। आपको याद होगा नाज़रीन, जब हिंदुस्तान ने ये बालाकोट पे लोड गिराए थे तो इमरान खान साहब ने असम्बली में तकरीर की थी। उन्होंने ये कहा था, असम्बली में तकरीर नहीं की थी बल्कि कौम से खिताब किया था। ये खिताब आज रात को भी हुआ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की साहब की तरफ से। उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के खिताब की, इस पर बाद में बात करूंगा, जो उन्होंने कहा उस पर बाद में बात करूंगा। बुज़दिली की इंतहा पर वो खड़े हैं जनाब शहबाज शरीफ साहब, बुज़दिली की महराज पर खड़े हैं, बुज़दिली की हमालिया पर खड़े हैं। जब वो पे लोड कराया गया तो इमरान खान साहब ने कौम से खिताब किया, बड़े बाएतमाद, पूरी इत्मीनान और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, इत्मीनान के साथ ये कहा कि हिंदुस्तान वालों सुन लो, तुम ये समझना कि तुम जब हम पर जारियत करोगे तो हम उसका बदला लेने का सोचेंगे नहीं बल्कि बदला लेंगे, उसी वक्त हम जो है ना उसका भरपूर जवाब देंगे। और फिर वो हुआ जो सब वो बाकी तारीख का हिस्सा सबके सामने है। नाज़रीन, 22 अप्रैल के बाद रात 6 मई तक, 6 और 7 मई की दरमियानी शब तक, 22 अप्रैल को सानिया पहलगाम होता है। 22 अप्रैल के बाद 6 और 7 मई की दरमियानी शब तक हिंदुस्तान आपके उन तमाम जगहों के बारे में तवातर के साथ वो आप कह सकते हैं उसे प्रोपेगेंडा कर रहा था, प्रोपोगेट कर रहा था, बता रहा था बार बार कि हम इन जगहों को टारगेट करेंगे। उसने जिस जगह मैं रहता हूँ, कोटली शहर से मेरा ताल्लुक है आज़ाद कश्मीर से, कोटली शहर में हिंदुस्तान ने रात को 2 जगह टारगेट किया, एक गुलपुर के मकाम पर और एक दुमोल के मकाम पर। दुमोल कोटली शहर से कुछ 3-4 किलोमीटर दूर है, गुलपुर भी कोटली शहर से 5 किलोमीटर दूर है। हिंदुस्तान कहता है कि दुमोल में जैश ए मोहम्मद लश्कर तैयबा का कैंप था और गुलपुर में जैश ए मोहम्मद का कैंप था। ऐसी कोई बात नहीं है। मैं कोटली का वासी हूँ, कोटली का रहने वाला हूँ। मैं इस बात को डिनाई करता हूँ मुकम्मल तौर पर, कंप्लीटली पूरे होश और आवाज के साथ कि कोटली शहर के अंदर कोई कैंप नहीं है। हिंदुस्तान ने सिविलियन आबादी को निशाना बनाया है और फिर वो हिंदुस्तान कहता रहा कि मैं भावलपुर को निशाना बनाऊंगा, उसने मृतके को निशाना बनाया, उसने सियालकोट को निशाना बनाया। तो हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब इस पर कोई भी उन्होंने कोई बयानात तक नहीं दिए, कोई गुफ्तगू तक नहीं की, कौम को इत्मीनान में नहीं लिया, उन्होंने अपोजिशन को इत्मीनान में नहीं लिया, उन्होंने सियासी जमातों को इत्मीनान में नहीं लिया, उन्होंने सरकर्दा शख्सियात को इत्मीनान में नहीं लिया। जब ये सारा इंसिडेंट हो जाता है, ये वाक़या हो जाता है, हिंदुस्तान हमारी बैनुल-अक़वामी सरहद की मुखालफत करके आज DGISPR ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि 31 लोग हमारे शहीद हो गए हैं, 31 लोग हमारे मासूम शहरी जो है वो जानू से चले गए।
वो शहीद हो गए। हिंदुस्तान बैन अवी साथ की खिलाफ वर्जी करते हुए दंदनाता हुआ हमारे अंदर, पाकिस्तान के अंदर आता है, पंजाब के अंदर आता है। ये 1971 के बाद पहली बार हुआ आप 50-54 सालों में, 55 सालों में, कि हिंदुस्तान ने पंजाब पर अटैक किया है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर तो अटैक चलता रहता है, ये तो मामूल की बात है, सीज फायर वो डिस्प्यूटेड एरिया है, वहां तो कोई ऐसा कोई इशू नहीं है, क्योंकि मैं लाइन ऑफ कंट्रोल का रहने वाला हूँ। लेकिन हमारे जो पंजाब की वज़ीर आला है वो भी खामोश है। नवाज शरीफ साहब जो 3 बार मुल्क के वज़ीर आज़म रहे, वो भी मुकम्मल तौर पर खामोश है। उनकी ज़बान तालू से चिमट गई है, उनके ऊँटों पे अल्फी डाल दी गई है। उन्होंने कोई बात नहीं की हिंदुस्तान की जारियत के खिलाफ, उन्होंने कोई गुफ्तगू नहीं की हिंदुस्तान की जारियत के खिलाफ। और ये आज नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास होता है, कौमी सलामती का इजलास होता है। ये मैं बात कर रहा हूँ सारे इस तनाज़र में कि शहबाज शरीफ की बुज़दिली देखे, खून का बदला खून से होता है भाई। ये नहीं होता कि यहाँ पर आप असेंबली में खड़े होकर ये कहें, तकरीर करें, स्पीच करें, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारी एयरफोर्स ने हमेशा हमें सरफरू किया है, इस कौम का सर फख्र से बुलंद किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। रात को हमारी एयरफोर्स ने त्यारे, हिंदुस्तान के राफेल त्यारा भी मार गिराया। फ्रांस के जो उनका जो एजेंसी का, इंटेलिजेंस एजेंसी का एक एहलकार था, उसने इस बात की तस्दीक भी की। उस CNN को इंटरव्यू देते हुए उसने तस्दीक की कि पाकिस्तान ने राफेल एक त्यारा भी मार गिराया, एक त्यारे की उसने बात की है। तो वज़ीर आज़म साहब असेंबली में खड़े होकर तकरीर करते हैं, स्पीच करते हैं खड़े होकर। एक स्पीच इनके भाई ने 8 फरवरी 2024 को भी की थी, उस डकैती के मंडेट पर खड़े होकर की थी। भाई हमने मुल्क हासिल किस लिए किया था? हमने तो मुल्क इसलिए हासिल किया था कि हम आजाद फजाओं में सांस लेंगे, हम अपनी मर्जी से जिंदगी बसर करेंगे, हम अपनी मर्जी से जीना जिएंगे। लेकिन यहां पर जो सबसे बड़ी अलार्मिंग चीज है, जो मेरे लिए बड़ी शॉकिंग चीज है, वो ये है कि हिंदुस्तान की इतनी एक्यूरेसी टारगेट किलिंग की गई है, हिंदुस्तान ने की है। टारगेट जो हमारे जो उसे जगह बताई थी उनको टारगेट किया, इतनी एक्यूरेसी के साथ किया है कि आज तक हमने जवाब भी नहीं दिया। 5 त्यारे गिराना 31 लोगों की शहादत का बदला नहीं है वज़ीर आज़म साहब। और हिंदुस्तान को और हमें हिंदुस्तान के रहमो करम पर छोड़ दिया गया कि हिंदुस्तान जब चाहे हम पर हमला कर दे, और वो जो जगह बताता है वहां हमला करता है। हमें ये बड़ा संजीदा सवाल है। 65 में कहा गया, हमला किया गया तो हमने दफा किया जी। 71 में उसने हमारा मुल्क तोड़ दिया। 99 में क्या हुआ और अब की बार क्या हुआ? हम दफा करते रहेंगे? इसका हल सोचे कि हिंदुस्तान जब भी हम पर अटैक करता है तो हम आगे से कहते हैं हम अपना दफा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब असेंबली में खड़े होकर तकरीर करते हैं, स्पीच करते हैं और कहते हैं जी वो तारीख रात को उन्होंने चांदनी रात में बदल दिया है। 31 जाने चलेगी, 5 त्यारे गिराए गए, कोई पता नहीं है को त्यारे हिंदुस्तान के अंदर गिरे, उनके पायलट्स कहां गए, उन्हें कौन उड़ा रहा था? ये 5 त्यारे 31 जानों का नेमल बदल हरगिज नहीं है, किसी सूरत में उनका नेमल बदल नहीं है। इधर आप कहते हैं असेंबली में तकरीर करते हैं और कहते हैं कि बस जी हमने बदला ले लिया है। कौम को मुबारक हो, कमाल बुज़दिली दिखाई आपने जनाब वज़ीर आज़म साहब। वो जो सियालकोट का वज़ीर दफा जिसे जो आज भी जुगते लगाने से वो पीछे नहीं हटता है, आज भी वो जुगत लगा रहा है। 31 लोग जानू से चले गए, वो आज भी जुगत लगा रहा है, लेलन से ले लो राफेल, पता नहीं फलां से ले लो राफेल, फलां से ले लो राफेल। और राणा सनाउल्लाह साहब वो कहते हैं जी हम जिम्मेदार मुल्क है, हिंदुस्तान हम पर चाट दौड़े, लोगों को मार दे और हम कहें जी हम जिम्मेदार मुल्क है। ये क्या बात हुई? ये क्या बदला लिया आपने? ये नहीं चाहिए हमें खून के बदले खून चाहिए। उन्होंने मजाइल हमारे शहरों में मारे, कोटली, सियालकोट, बावलपुर, मृत के बाग, मुजफ्फराबाद अटैक किया उन्होंने, मजाइल मारे। ये किसने रखे हुए अबाबील? ये गोरी, अब्दाली, शाहीन, हतफ
और नसर रोजाना हमें बताते हैं कि जी इतनी रेंज तक हमने कामयाब तजर्बा किया है। कोई राजी हो या ना हो, शायद किसी का दिल ठंडा हो, लेकिन मेरा सीना ठंडा नहीं हुआ भाई। मेरा सीना उस वक्त ठंडा होगा जब कलकत्ता हमारे निशाने पर होगा, जब हम दिल्ली को, बंबे को मारेंगे। मारे ना आप राम मंदिर को, क्यों नहीं मारे राम मंदिर को? वहां से आरएसएस का नजरिया पिंपता है, वो दहशतगर्द पैदा करता है। आप खामोशी से बैठे हुए कौम को मुबारकबाद दे रहे। तो नाज़रीन, जब ये कौम को मुबारकबाद दे रहे थे ना, और जब ये स्पीचेस कर रहे थे, जब ये तकरीर कर रहे थे, ये सब कुछ कर रहे थे, तो उस वक्त मारखोर के नाम से एक ट्विटर अकाउंट बना हुआ है। अब मैं उस जनरल का नाम नहीं लेना चाहता जिसने ये जिसके ये मुबैना तौर पर जिसकी जो अकाउंट चला रहा है। उसने ट्वीट किया है, उसने कहा ख्वाजा आसिफ, राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ की बातें जो है ना, उनके बयानात पर ना जाना, ये उनके अपने बयानात हो सकते, रियासत की ये पॉलिसी नहीं है। अफवाज पाकिस्तान को जब DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक बात तो तय हो चुकी है। वो बात ये तय हुई है कि शहबाज एंड काबीना जो उसकी कंपनी है, वो बुजदिली की मराज पर खड़े हैं। वो नहीं चाहते कि हिंदुस्तान के साथ हमारी मुठभेड़ हो, वो नहीं चाहते कि हिंदुस्तान से हम बदला लें, लेकिन अवाम के अंदर शदीद तरीन गम और गुस्सा पाया जाता है। और DGISPR को इस बात का अदराक हो चुका है, और DGISPR ने जो कौम की उंगू का सही तर्जमानी करते हुए कहा कि हिंद वालों, तुमने हमारे कुरान शहीद किए है, तुमने हमारी मसाजिद शहीद की है, तुमने हमारे मदरसों को हिट किया है, तुमने हमारे सिविलियन लोगों को हिट किया है। हम एक एक शहीद के खून का बदला जरूर लेंगे। सही मानों में उसने तर्जमानी की है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर, उन्होंने भी कहा कि हम बदला लेंगे। DGISPR की जो बात होती है ना, वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की बात होती है। और इधर हमारे शहबाज शरीफ साहब कौम से तकरीर कर रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज ऐसी उनकी शब्दाबाजी की तरह। लीडर बने ना, दिलेर बने ना, डट जाए ना। आपके जीन्स में यही लिखा हुआ हर वक्त भागना, बुजदिली। हर मुश्किल वक्त में आपने बुजदिली दिखाई, कौम को, मुल्क को बीच मैदान छोड़कर चले गए। किसी ने सच कहा था कि ताजर के हाथ में कभी हुकूमत ना देना, कभी इख्तिदार ना देना, क्योंकि ये आपके मुल्क का सौदा कर देंगे। तो शरीफ खानदान के जो DNA है ना, उसमें बुजदिली के जुस्सों में पाए जाते हैं। डरपूक, वो एक जिसे आपने पसंदा करके जेल में डाला हुआ है, उसके एक ललकार, जेल से उसने ललकारा है हिंदुस्तान को। जब इक़्तिदार में था, उसकी एक ललकार ने हिंदुस्तान को, मोदी को कहा उस वक्त, उसने उस वक्त क्या बयान दिया था मोदी ने? आपने पूरी कौम की नाक कटवा दी है, पाकिस्तान की नाक कटवा दी है। शहबाज शरीफ साहब बुजदिली की इंतहा पर खड़े हैं आप। ऐसे तो नहीं चलता ना। तो नाज़रीन, ये था जो लेटेस्ट न्यूज़ थी जो मैंने आपके सामने रखी है। अल्लाह ताला करम करे, पाकिस्तान को शादोबाद रखे ता क़यामत, हमारी दुआ है। हम कश्मीरी पिछले 78 साल से ये हिंदुस्तान की बर्बरियत देख रहे हैं। हिंदुस्तान जो हम पर जुल्म सितम कर रहा है ना, हम उसके शाहिद हैं, हम उसके गवाह हैं कि वो क्या कर रहा है। वो वक्त कभी पाकिस्तान पर ना आए। जिस तरह ये क्या 5 हमारे शहरों को मिसाइल का निशाना बनाया गया, मिसाइल ठोके गए यहाँ पर, और ये कहते हैं जी बदला ले लिया। यार कमाल करते हैं, बदला ले लिया। वो आए हमारे लोगों को मार कर चले जाए, तो आप किस बात की दुआ, किस लिए बैठे हुए हैं यहां पर? मेरा कलेजा कम से कम इन चीजों से ठंडा नहीं होगा। मेरा कलेजा उस वक्त ठंडा होगा, मेरे सीने में उस वक्त ठंडक पड़ेगी
जब कोलकाता को हिट किया जाएगा, जब मद्रास को हिट किया जाएगा, जब चेन्नई को हिट किया जाए, बम्बे को हिट किया जाएगा, जब हरियाणा को हिट किया जाएगा, असम, गुवाहाटी, बताया जाता है पूरा हिंदुस्तान हमारे मिसाइल के रेंज पर है जी, निशाने पर खड़ा है। वो भाइयों निशाने पर खड़ा है तो चलाए ना। खून का बदला खून, ये जहाज गिरने शिरने से कौम का जो कौम की आग है ना, ये ठंडी नहीं होती। वह 3 दर्जन लोग मारकर हमारा चला गया जनाब, 20 लोग मारकर चला गया, और हम यहाँ शादियाने बजा रहे हैं जी। ख्वाजा साहब टीवी पर बैठकर कर रहे, गिलगित बल्तिस्तान से लेकर ग्वादर तक लोग ठट्ठे उड़ा रहे हैं जी, हिंदुस्तान का मजाक उड़ा रहे हैं। यार कमाल है, डिफेंस मिनिस्टर हैं आप। राजनाथ सिंह ने कोई 2-4 माह कबल टीवी पर बैठकर कहा था कि हमने पाकिस्तान के अंदर घुस कर मारा। आपको याद होगा नाज़रीन कि रवलाकोट के अंदर एक मुजाहिद को मारा गया, यहां पिंडी गोरी टाउन में मारा गया, कराची मारा गया, सियालकोट मारा गया। तो आपने क्या किया? खामोश बैठे रहे जनाब, उस वक्त भी कुछ नहीं किया आपने। तो नाज़रीन मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।